हेलो गाइस, डे 4 जेईई नीट और सीईटी की टेस्ट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। केमिस्ट्री के 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आज फिर से लेकर आया हूं आपके लिए। बेसिक से हायर लेवल सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में सारे क्वेश्चंस का आंसर दोगे और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे बनेंगे सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस करके मैं आपकी रैंक फाइनली आपको डिसाइड करके बताऊंगा कि केमिस्ट्री में आपकी रैंक क्या आ सकती है, कितना परसेंटाइल जेईई में आप ला सकते हो और कितना परसेंटाइल आप नीट में ला सकते हो। चलो तो देरी नहीं करते हुए हम बेसिक से हायर लेवल केमिस्ट्री के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को फिर से करने वाले हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। तो पहला क्वेश्चन फटाफट से ये रहा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास। देखो, ऐसे क्वेश्चन करने की मैं आपको बहुत शानदार ट्रिक बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। ये कह रहा है कि एक गैसियस हाइड्रोकार्बन गिव्स अपॉन कंबशन 0.72 ग्राम वाटर एंड 3.08 ग्राम CO2। एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब आपको हाइड्रोकार्बन जिसको कंबशन किया गया है उसका आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है। देखो बेटा, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो तो उसको आप लिखोगे HX मतलब CXHY, ठीक है, प्लस हाउ में अमाउंट ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड। कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी बेटा इसमें होगी X प्लस Y बाई 2O2, ध्यान रखनी है आपको ये। और इससे जो मुझे CO2 मिलेगा वो XCO2 प्लस में Y बाई 2 H2O मिलेगा। बस इतना सा काम आपको करना है, बाकी काम क्वेश्चन ने कर दिया। ये आपको अगर पता है तो देखो अब कैसे। तो अब क्या करना आपको, देखो मेरे पास में वाटर गिवन है और मेरे पास में ये गिवन है। वाटर कितना गिवन बेटा 0.72 ग्राम, ये कितना गिवन है 3.08 ग्राम। क्या मैं इसके मोल्स निकाल दूं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा बेटा 0.04। इसके मोल्स निकालो कितना आएगा, कितना आया ये 0.07। क्लियर। x की वैल्यू तो मुझे पता हो गई भाई, कितना 0.07। y क्या है यहाँ पर, y बाई 2 इक्वल टू 0.04 है, तो y है बेटा 0.08। क्लियर। तो y हो गया 0.08। नोट दो बस, हटाओ इनको। c 7 है और h 8 है, दैट इज आंसर। क्लियर हुआ। बहुत आसानी से और ट्रिकी स्टेप में मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है, पढ़ो एक बार और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 5th ऑर्बिट। बेटा आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना आता है क्या? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो NH अपॉन 2 पाई, बेटा पाई तो यहाँ ऑलरेडी है, 2 नहीं है कहीं भी। इसका मतलब n की वैल्यू उसने 5 बोला है, तो रखो 5h बाई 2 पाई डिवाइड करो, दैट इज 2.5h अपॉन पाई। दिस इज द आंसर। किधर है ये रहा क्वेश्चन। क्लियर हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से जल्दी मुझे क्वेश्चन नंबर 3 का कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए जल्दी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कंपाउंड एग्जिबिट मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। बेटा डायपोल मोमेंट क्या सिखाया था, डायपोल मोमेंट के लिए डायपोल मोमेंट मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था क्या, कि Q इंटू डी, Q इंटू डी चार्ज इंटू डिस्टेंस, ये होता है डायपोल मोमेंट। ओके। दूसरा एक कॉन्सेप्ट और मैंने बताया था कि इससे आंसर जरूरी नहीं है आपका आए, लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं उससे 101% आंसर आएगा। क्या, चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन एक पर्टिकुलर होनी चाहिए, मतलब सिंगल डायरेक्शन में होना चाहिए। जैसे देखो NH2 इधर डोनेट कर रहा है और NO2 ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो ये तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया।
इसका मतलब इसका मैक्सिमम नहीं है। NO2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाँ बिल्कुल इसका डायपोल मोमेंट है। NO2 ऊपर खींचेगा और NH2 उसको सपोर्ट करेगा, इसका और भी ज़्यादा है क्योंकि नीचे से देने वाला भी ग्रुप है और ऊपर से खींचने वाला भी है। NO2 बेटा मेटा पोजीशन पर माइनस आई लगाएगा, इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये भी अपोजिट, दिस इज द मैक्सिमम इफेक्ट। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। थर्मो का क्वेश्चन मैं आपको पहले ही टेस्ट सीरीज में भी बता चुका हूं, थर्मो के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, बस उनको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, देखो एक 0.5 मोल्स ऑफ गैस ए, ठीक है, एक गैस ए है और इसके 0.5 मोल्स है। ये एक्स मोल्स ऑफ बी, ठीक है, एक्स मोल्स है बी का। ये एक्सर्ट प्रेशर, बेटा दोनों पर प्रेशर है 200 पास्कल का, और कंटेनर ऑफ वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम कितना बच्चों 10 मीटर क्यूब। टेम्परेचर गिवन है 1000 केल्विन। एक बार लिखो तो सही ऑलरेडी, पीवीटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी बन गई इक्वेशन। गिवन आर इज द गैस कांस्टेंट, तो एक्स की वैल्यू बतानी है। अरे भाई बहुत सिंपल है, देखो कैसे। इसने कहा हमें पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है ना। एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स, यही है बेटा। जब मुझे पता है इसके तो A प्लस बी गैस है, इसके 0.5 है तो इसका x रहेगा, बस बात खत्म, रख दो वैल्यू यार सारी। P 200 इंटू V 10 इक्वल टू 0.5 प्लस x, R T कितना 1000, बस हो गया काम। इसको इधर लेकर जाओ, ये कितना हो गया 2000 हो गया भाई, 1000 इक्वल टू कितना 0.5 प्लस एक्स, बेटा ये कैंसिल करो, 2 लिखो, इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हो 1/2 लिख सकते हो, बात तो एक ही है ना। चलो इसको इधर लेकर आओ, अच्छा 1/2 आर भी है बच्चों इसके साथ, इसके नीचे आर लेकर आओ, यहाँ पर आर, तो ये हो गया अपने पास में, नीचे आर आया तो 2/r आया, ठीक है। चलो इधर लेकर जाओ इसको, क्या बनेगा ये 2/r माइनस 1/2 इक्वल है x के, क्या बनेगा 2r कॉमन आया, मतलब एलसीएम आया, r से r कैंसल और 2 से r से r कैंसल, दैट 2 2 4 माइनस 2 से 2 कैंसल, 1 से 2 से 2 कैंसल, बचा कितना r और r एकम r। देखो आंसर किधर है, 4 माइनस आर अपॉन 2r है कहीं, ये रहा आंसर। चलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट और आसान से क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना लेंथी स्टेटमेंट है और उसके बाद फिर सॉल्यूशन है इसका। देखिए सॉल्यूशन लेंथी क्वेश्चन का बहुत कम स्पेस में आ जाता है, तो जरा एक बार क्वेश्चन को पढ़ो पहले और देखते हैं क्या क्या टर्मिनोलॉजी हमें गिवन है। बेंजीन एंड टॉल्यून, बेटा दो चीज हैं, एक बेंजीन है इसमें और दूसरा टॉल्यून है। ओके ठीक, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, बेंजीन और टॉल्यून, ये कह रहा है ये दोनों आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। एट 20 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, बेटा P0 हमें गिवन है बेंजीन का 75 टॉर, ठीक है, और टॉल्यून का गिवन है 22 टॉर, ठीक। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन बताइए कब, जब सॉल्यूशन में कितना हो, ये 78 ग्राम हो वेट इसका और ये 46 ग्राम हो। देखो पार्शियल वेपर प्रेशर निकलता कैसे, P इक्वल टू P0 बेंजीन, P0 बेंजीन इंटू X बेंजीन। X क्या बेटा, मोल फ्रैक्शन, ये बस ध्यान रखना है। ओके तो PB0 मुझे ऑलरेडी गिवन है, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए XB। XB निकालेंगे कैसे भाई, जब XB ये इसका निकलेगा तो हम लिख सकते हैं कि X1 प्लस X2, भाई मुझे बेंजीन का निकालना है तो दोनों का सम करेंगे, डिवाइड करेंगे तभी तो आता है क्या भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो भी निकालना कंपोनेंट A
अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल कंपोनेंट्स। चलो बेटा सबसे पहले मैं इसको करता हूँ। वेट तो गिवन है मुझे इसका, NB निकालो। वेट गिवन है 78 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट भी 78, तो ये आया 1। क्लियर। इसका निकालते हैं N1, कितना है वेट 46 और टॉल्यून का मॉलिक्यूलर वेट 92, तो ये आया बेटा 0.5। ठीक है। चलो बेंजीन का निकालना था, रखो यहाँ पर PB पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इक्वल टू PV नॉट कितना 75 इंटू बेटा बेंजीन का निकालना तो मोल्स बेंजीन का 1 और टोटल आएगा 1 प्लस 0.5 इक्वल टू क्या है 75 इंटू 1 अपॉन 1.5 हो गया भाई। ये कितना पॉइंट, तो यहाँ 0 लगाओ, 15 पंजे 75 50, ये लो 50। नोट ऑप्शन में 50 किधर है, 35 नो, 30 से नो, दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन है। एक बार वीडियो स्टॉप करके यही मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, जल्दी बताओ बेटा, फटाफट से आंसर बताइए इसका। डे 4 की टेस्ट सीरीज का 6 नंबर क्वेश्चन है बेटा। और जो भी बच्चे यहाँ पर सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं बेटा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो, तभी तो हमें भी कॉन्फिडेंस आएगा। जल्दी करो। देखो चलो हम समझाते हैं इसको, क्लियर करता हूँ बेटा। ये कह रहा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, बेटा जहां भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखा आ जाए ना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, समझ लेना बात KSP की है। और KSP आप जानते ही हो कैसे होता है, कैसे, इसको तोड़ो पहले। MgOH की ट्वाइस है और ये कह रहा जब ये टूटेगा तो ये बनेगा Mg2 प्लस 2OH नेगेटिव। बोलो बनेगा नहीं बनेगा, जल्दी बताओ। बनेगा। आओ, ये KSP की वैल्यू ही तो होती है क्या, कि अगर मैं यहां लिख दूं KSP तो इक्वल टू इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी कुछ है S और इसकी होगी 2S। बोलो होगी या नहीं होगी, जल्दी बताओ। होगी नहीं होगी। और 2S पर भी इस जब हम इसको लिखेंगे KSP को तो क्या लिखते हैं S और ये 2S का स्क्वायर, क्या बनेगा, ये बनेगा यहाँ पर 2S की पावर 3, मतलब 4S की पावर 3, 2 की पावर 2 4S की पावर 3 होता है। ये तो KSP है। लेकिन मुझसे ये नहीं पूछा कि कॉन्सेंट्रेशन बताइए इसकी क्या है, सी क्या है पर कॉन्सेंट, ये नहीं पूछा। उसने पूछा pH, और pH कौन डिसाइड करेगा बेटा इसका, OH नेगेटिव, है ना। चलो अब KSP की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है, किधर है भाई, हीरा, ये KSP है। क्या लिखा हुआ 1.0 इंटू 10 की पावर -11 इक्वल टू बेटा S की कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है, कितनी गिवन है वो, ये रही यहाँ पर। क्या मैं इसको 10 की पावर -3 लिख दूं, 10 की पावर -3 इंटू क्या है बेटा, ये क्या है, देखो जरा, ये है 2S, है ना, क्या चीज है 2S। अब क्या करना पड़ेगा भाई, 2S है तो स्क्वायर तो होगा ही होगा बेटा इस पर, ये लो, है ना। चलो आगे देखते हैं। ये आएगा 10 की पावर -11 बाई 10 की पावर -3 इक्वल टू 2S। क्लियर, S का स्क्वायर। आगे यहां से इसको हटाइए, जेट जाएगा 10 की पावर 8 माइनस का, और इस पर चढ़ेगा अंडर रूट। बोलो बात क्लियर। इक्वल टू क्या आएगा 2S। आ गया भाई, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन आ गई। क्लियर, यस और नो। अब क्या करना मुझे इसमें भाई, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ये है तो इसको क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे 10 की पावर -4। बोलो बात क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई जल्दी। क्या है, क्लियर हुआ। टोटल हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन आई इसकी 2S की वैल्यू आ गई। क्लियर। अब जब इसकी वैल्यू पता है मुझे कि कॉन्सेंट्रेशन ये है, तो pH कैसे, POH कैसे निकलेगा इसका बेटा, -log और कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। बोलो
तो POH इक्वल टू माइनस लॉग 10 की पावर -4, तो ये आएगा 4। क्लियर, POH आ गया। अब मुझे पता है कि PH प्लस POH इक्वल टू 14, तो PH निकालना है तो इसको इधर लेके जाइए, 14 माइनस 4 इक्वल टू 10। देखो किधर है भाई, 10 है उसका आंसर, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है, बस आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पता होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर हुआ? चलो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 जितना आसान लिखा है ना उतना ही क्वेश्चन थोड़ा टफ है। पहले बता दिया टफ है, थोड़ा आंसर सोच समझ के करना। मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। जल्द से जल्दी मुझे आप इसका आंसर बता दीजिए, जल्दी जल्दी, फास्ट, क्विकली। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो क्या रिएक्शन बैलेंस है क्या, नहीं, तो मैं इसको हाफ रिएक्शन से हाफ रिएक्शन क्या करूंगा, बैलेंस करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पहले लेते हैं क्रोमियम, Cr2O7, 2 नेगेटिव बेटा। इसने कहा केवल क्रोमियम +3 है। बच्चों जब यहाँ 2 क्रोमियम है तो 2 ही यहाँ पर होने चाहिए, और यहाँ अगर ऑक्सीजन 7 है तो प्लस में 7H2O होना चाहिए। ध्यान रखना, ऑक्सीजन को H2O से निकालते हैं बेटा। यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 7 और 2, 7 × 2 14, तो यहाँ आएंगे अपने 14H+। क्लियर है, ये तो हो गया ओवरऑल बैलेंस। जरा इसमें इलेक्ट्रॉन बताइए कितने इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हुए हैं। देखो बेटा, एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है यहाँ पर, है ना, कितना होता है +6, और यहाँ पर कितना है +3, कितना है यहाँ पर +3। ठीक है, अब आप कहोगे सर यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, 3 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हुआ। नहीं, गलती करोगे यहीं। देखो कैसे, क्योंकि मैंने कहा एक क्रोमियम का है यहाँ पर 6, तो बेटा 2 का कितना हो गया जरा बताओ, टोटल 12 हो गया, है ना। 2 क्रोमियम है, यहाँ इस पर क्रोमियम 2 है, तो दोनों का कितना है 6 + 6, तो टोटल ट्रांसफर कितना हुआ 6 इलेक्ट्रॉन्स का। जल्दी बताओ मुझे बात, क्या आपको ये बात समझ में आई या फिर नहीं आई? क्योंकि अगर मैं इसमें 6 इलेक्ट्रॉन का एडिशन करता हूं तो जाकर ये बनता है +3। क्लियर हुआ है नहीं हुआ, जल्दी बताइए। हाँ, अब बात करते हैं आयरन की, Fa+2, उससे सिंपल बना है Fa+3। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल गया। बहुत बात क्लियर, वो तो बहुत सिंपल था। बात आई है C2O4 पर, 2 नेगेटिव, और यहां से बन रहा है CO2। बच्चों मुझे पता है यहाँ 2 कार्बन है तो 2 ही यहाँ पर होने चाहिए। इस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट एक की होती है +4, और यहाँ पर क्या आएगा, ये यहाँ पर है +3। क्लियर बात, ध्यान से सुनना भाई, यहाँ +3 है, 2 कार्बन है, तब जाकर कितना टोटल कितना हो गया, 6 हो गया बेटा। टोटल के क्या कंसीडर कर लूँ, × 2 करके +6। यहाँ 4 है, तो इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है ट्रांसफर हुआ यहाँ से यहाँ तक, जल्दी बताइए कितना हुआ, यहाँ से हुआ +2 इलेक्ट्रॉन्स का। क्लियर, ऐड कर दो सबको, क्या आएगा, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 6 इलेक्ट्रॉन इधर थे, तो बेटा 3 इधर 6 इधर, टोटल कितना, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ। जल्दी बताइए क्या आपको ये समझ में आया या नहीं आया, जल्दी कमेंट बॉक्स में फटाफट से, यस और नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेटमेंट पढ़ो पहले और फिर मैं इसका आपको ट्रिक समझाता हूँ कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो पढ़ो क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन बेटा, डिक्रीज हो रहा है रिएक्टेंट 0.8 मोलर से 0.5। ध्यान से सुनना, 0.8 से 0.4, इसका मतलब ये इसका हाफ हो गया। बोलो क्लियर। तो T1Y2 की वैल्यू दे दी उसने 15 मिनट। अब सुनो कहानी। कहानी क्या बेटा कि फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन होती है ना उसका T1Y2 फिक्स होता है। कैसे? अगर वो कह रहा कि 1 से 0.5 हुआ 15 मिनट में,
तो 0.5 से 0.25 जो होगा वो भी 15 मिनट में ही होगा। क्लियर बात। इसके बाद जिसका जो हाफ होगा कितना 0.125 वो भी 15 मिनट में होगा। नेक्स्ट ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, टाइम फिक्स रहने वाला है। हमसे यही तो पूछा है 0.1 से 25 बताइए बेटा। 1 से पहले 0.5 आया, 0.5 से फिर 0.25 आया, टोटल टाइम कितना लगा 30 मिनट। हो गया आंसर। क्लियर हुआ? यस और नो जल्दी बताइए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। ये पूछ रहा है कि कुछ ऑक्साइड गिवन है बेटा और एक करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, मेटल के ऑक्साइड जितने भी होते हैं चाहे वो कोई सा भी हो वो मोस्टली बेसिक होते हैं। एम्फोटेरिक है वो अलग बात है, और नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो सारे एसिडिक होते हैं। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगर मेटालिक करेक्टर इंक्रीज तो बेसिसिटी इंक्रीज, ये भी ध्यान रखना आपको। नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज तो एसिडिटी इंक्रीज, ये भी याद रखना आपको। क्लियर? देखो सबसे अच्छा नॉन मेटल कौन सा है इनमें से जरा बताओगे मुझे? एल्यूमिनियम। ये आपको पता Al2O3 देखो एल्यूमिनियम मेटल होता है, मैंने बोला मोस्टली, सारे नहीं। एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक होता है। अब आप कहोगे सर एम्फोटेरिक बता दीजिए कौन कौन है। सबकी ट्रिक बता रखी है बेटा, जाकर चैनल पर देखो, सबकी ट्रिक बता रखी है कि सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, सब बता रखा है। फिर भी बताऊंगा, डोंट वरी। पर देखो Al2O3 एम्फोटेरिक होता है, और ये सारे क्या बेटा सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, नॉन मेटल और ये मेटालॉइड्स। तो सबसे अच्छा नॉन मेटल SO2, ये सबसे पहले ये सबसे बाद में ढूंढो। नो यस हो गया आंसर। तो क्लियर, ये सबसे पहले ये सबसे बाद में। अब सुनो एम्फोटेरिक की ट्रिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या बोलते बेटा? बेटा अल्फाज सुनते सुनते पागल प्रभु के पास जाएगा। सुनो सुनो सब ऐसे ही करते जाते हैं। लिंक लिखा है देखो कैसे। BeO, Al2O3, SNO, SNO2, PbO, PbO2, ZnO, Sb2O3, As2O3, Cr2O3 सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इनके अलावा कोई एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं है। क्लियर? बेटा अल्फा सुनते सुनते पागल प्रभु के पास जाएगा। सुनो ऐसे ही करते जाते हैं। बस हो गया आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ जीनॉन कंपाउंड इज नॉट फिजिबल। मतलब कौन सी रिएक्शन फिजिबल नहीं है, नहीं होनी चाहिए। देखो बच्चों एक बात सुनो, अगर ये रिएक्टेंट है, ठीक है, और इससे बनता प्रोडक्ट, ठीक है, अगर प्रोडक्ट मोर रिएक्टिव बना, मोर रिएक्टिव, तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी, नॉट फिजिबल। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि ये प्रोडक्ट जो है बेटा ये स्टेबल होना चाहिए। ओके देखो XeF4 से जीनॉन बना, XeO3 बना, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल 101% राइट है। कैसे पता है? यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट जीनॉन की है +4 और यहाँ बन गया +6। बहुत अच्छा। XeF2 यहाँ पर क्या है बेटा? यहाँ पर है मेरे पास में -2 और यहाँ पर 0 आया। ठीक है, बन सकता है क्योंकि हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ये भी स्टेबल नहीं है क्योंकि जीनॉन की ऑक्सीजन स्टेट +2 सॉरी, और ये जीनॉन, ठीक है, लेकिन ये स्टेबल है। ठीक है, -2 में +2 में तो बिल्कुल स्टेबल नहीं है, या तो +4 हो या फिर क्या हो +6 हो। ठीक है, ये +6 RBF, यस ये कंपाउंड बनेगा। XeO3 +6 और यहाँ भी +6,
लेकिन XeF4 आर मोर रिएक्टिव देन किससे, XeO3 से, इसलिए ये रिएक्शन बैक चली जाएगी, रिएक्शन नहीं होगी। तो ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। ऑप्शन फोर्थ में रिएक्शन फिजिबल नहीं है। क्लियर हुआ? चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों मैचिंग का क्वेश्चन है। ये कुछ यहाँ पर लिस्ट फर्स्ट में अपने कुछ सॉल्यूशन है, कुछ कैटलिस्ट है, कुछ गैस गिवन है, और इसका लिस्ट सेकंड से आपको मैचिंग करना है। देखो बेटा, हमें पता है कि CO कैटलिस्ट मीथेनॉल बनाने के काम आता है, पता है ना? जरा मुझे बताइए A का फोर्थ किस किस रिएक्शन में है? A का फोर्थ, ओहो, ये तो भाई एक में नहीं है, बाकी 3 में है। प्रॉब्लम आगे देखते हो। अच्छा, ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? H2 और Cl2 का, है ना? ब्राइन NaCl का भी होता है, NaCl का। ये एक्चुअल में अच्छा H2 से, हाँ NaCl से ही तो प्रोडक्शन होता है इसका भी। H2 और Cl2 का देखो क्या लिखा हुआ, घुमा के लिखा हुआ है। एक्चुअल में ब्राइन Cl, जो ब्राइन सॉल्यूशन है NaCl का सैचुरेट सॉल्यूशन को बोलते हैं बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इससे हम बनाते हैं क्या, H2 और Cl2। क्लियर? D का फर्स्ट देखो किधर है, D का फर्स्ट, बस हो गया भाई आंसर, अब हो गया आंसर, दिस इज द आंसर। क्लियर है? B का थर्ड, ध्यान रखना, सिन गैस मतलब CO प्लस H2, निकल कैटलिस्ट वाटर गैस CO प्लस H2। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल डाईमैग्नेटिक एंड मोस्ट स्टेबल आपको बताना है। देखो पहला पॉइंट तो ये बेटा, ऑक्टाहेड्रल तो ये सारे ही हैं, यहाँ भी 6 कोऑर्डिनेशन 6 ऑक्टाहेड्रल तो सारे ही हैं। दूसरा डाईमैग्नेटिक, और तीसरा मोस्ट स्टेबल। देखो डाईमैग्नेटिक कब होता है कोई मॉलिक्यूल? डाईमैग्नेटिक जब उसमें ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, सारे पेयर्ड हो बेटा। और सारे पेयर्ड कब हो सकते हैं? जब क्या हो, उसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। कैसा फील्ड लिगेंड हो? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये तो होगी डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, है ना? अब मोस्ट स्टेबल कब होता है? जब उसकी CFSC हाई हो। CFSC क्या हो? वैल्यू हाई हो, मतलब डेलो की वैल्यू क्या हो बेटा? हाई होनी चाहिए। जरा देखो NH3 वीक, H2O यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड बिहेव करता है, H2O, CO और CN वीक। इसका मतलब ये दो तो अपने आंसर नहीं है। अब बात करते हैं इन दोनों में, ठीक है? पहले इसको लेते हैं बेटा, पोटासियम हटाओ, इसको लगाओ CO। चलो कोई बात नहीं, पोटासियम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो पहले, K3CO CN6। देखो +3 पोटासियम का, कोबाल्ट का X प्लस 1 CN का -1, तो 6 इक्वल टू 0, 6 3, तो ये X इक्वल टू +3। क्लियर? यहाँ इसको करते हैं जरा, कोबाल्ट को, कोबाल्ट H2O इधर कितना हो, ये तो +2 ही होगा क्योंकि क्लोरीन है। चलो यहाँ पर भी कोबाल्ट था बेटा, यहाँ कोबाल्ट +3, यहाँ कोबाल्ट +2। आंसर तो वैसे भी हो गया बेटा, कैसे? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंडिकेट मोर स्टेबिलिटी। बस मैंने तो आंसर ऐसे ही निकाल दिया इसका। कैसे? ये +3 और ये +2, दैट इज द आंसर। क्लियर हुआ? ये 2-3 कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से याद रखो। पहला ऑल पेयर कब होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा और वो मॉलिक्यूल बनेगा डाईमैग्नेटिक। दूसरा स्टेबिलिटी CFSC हाई हो, और CFSC अगर सेम है तो भी मोर स्टेबिलिटी कौन? जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई हो। चलो क्वेश्चन नंबर 13। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि मेस्टाइल ऑक्साइड इज ए कॉमन नेम ऑफ। अगर देखो आपको मेस्टाइल ऑक्साइड का कॉमन नेम नहीं पता तो कम से कम स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए। क्या है बेटा? देखो CH3 से डबल बॉन्ड, इधर CH3, दैट इज CH3 डबल बॉन्ड ऑफ CH3।
हम इसको ये डायरेक्टली इसको ये भी लिख सकता था कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, ठीक है। नंबर 1 2 3 4 और ये 5 मेंबर की एक चेन है यहाँ पर, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप सेकंड पर है। 2 ऑन देखो बेटा किस में है, 2 ऑन केवल इसमें है, आंसर तो हो गया। वो इसको ये भी लिख सकता था कि 4 मिथाइल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड पेंटेनॉन, ध्यान रखना 4 मिथाइल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कितनी 3 4 अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड पेंटेनॉन वो ऐसा भी लिख सकता था। आपको याद रहना चाहिए कि एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन को फ्रेम कर सकता है, लेकिन आपको हर तरीके से प्रिपेयर होना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, प्यूरिफिकेशन पीओसी से क्वेश्चन ढूंढ कर लेकर आया हूं। बहुत आसान क्वेश्चन, मैंने सारी डिस्टिलेशन प्रोसेस को इसमें कंज्यूम कर दिया है, ठीक है। सारे एग्जाम्पल ले लिए हैं, तो एक ही क्वेश्चन से आपका सारा डिस्टिलेशन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो पहला पॉइंट बेटा, डिस्टिलेशन जो होता है ना, डिस्टिलेशन ये बॉइलिंग पॉइंट बेस होता है, ध्यान रखना है। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस बेस बॉइलिंग पॉइंट पर होता है, ठीक है। और लिक्विड के साथ ही रहना चाहिए। चलो आप ये देखिए, आपको क्या पता है इसमें से बेटा, मैंने बहुत सिंपल बता रखा आपको। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या, क्रूड ऑयल, ये देखो फ्रैक्शन ही है, मतलब बी का 3 ढूंढो। बी का फर्स्ट नो, बी का सेकंड नो, बी का थर्ड यस, बी का थर्ड यस, ओके। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर स्पेंट लाई ढूंढो बेटा, स्पेंट लाई, ये रहा स्पेंट लाई, क्या है डी का फर्स्ट, चलो आंसर हो गया। ए का 4 सिंपल डिस्टिलेशन क्लोरोफॉर्म एनिलीन, और अपने सी का 2 स्टेम डिस्टिलेशन करना हो तो एनिलीन वाटर मिक्सचर। आपको सब बता रखा है एग्जाम्पल के साथ में, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 कीजिए बच्चों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 15। देखो ऐसे क्वेश्चन ना आसान होते हैं, लेकिन कुछ मिसकॉन्सेप्ट की वजह से गलत हो जाते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ बेटा, यहाँ ब्रोमीन भी है, यहाँ क्लोरीन भी है। आपको पता है कि हेलोजन को हमेशा सब्स्टिट्यूएंट लिया जाता है। हेलोजन क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट। और डबल और ट्रिपल को क्या लिया जाता है, फंक्शनल ग्रुप। तो इन दोनों में से प्रायोरिटी किसको दी जाती है, किसको दी जाती है भाई प्रायोरिटी दी जाती है इसको, फर्स्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को। इसका मतलब नंबरिंग जो होगी यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6। अब ढूंढो इसका IUPAC नंबर। 3 ब्रोमो होगा, 1 क्लोरो होगा। चलो आंसर हटाओ, किधर है भाई, ये लो, ये तो वैसे ही कट गया पहला आंसर। चलो हुआ क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 16। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16। देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CuO that will be utilized in Dumas method for estimating nitrogen in a sample of 57.5 ग्राम। ठीक है बेटा, 57.5 ग्राम सैंपल को क्या कर, उसको कॉपर कितना लगेगा कि नाइट्रोजन एस्टिमेट हो जाए। देखो सबसे पहले जनरल इक्वेशन लिखो इसकी, क्या लिखा है, NN डाइमिथाइल अमीनोपेंटेन। बेटा इसका पहले आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। अगर आपको NN डाइमिथाइल अमीनोपेंटेन का स्ट्रक्चर नहीं आता तो क्वेश्चन नहीं होगा। देखो कैसे, IUPAC नेम में आना चाहिए बेटा। पेंटेन है ना, मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ कैसे बनाते हैं। दिस इज पेंटेन, हो गया 1 2 3 4 5। ये कह रहा है यहाँ N लगा है, ठीक है, तो इसको और बढ़ा दीजिए, एक और हो गया। NN डाइमिथाइल मतलब यहाँ CH3 होगा और इधर भी CH3 होगा। क्लियर बेटा। फॉर्मूला देखो क्या बनेगा इसका, 5 कार्बन इसमें से 2 कार्बन इसमें है 7, इसका मतलब C7। H कितना बेटा, 3 3 6, 6 2 8 2 10 2 12 2 14 3 17 और N। ठीक है, इसमें कितना कॉपर ऑक्साइड डाला है, कितना मोल्स यूज होगा,
कि हमारे पास में क्या एस्टिमेट हो जाए, हमारे पास में एस्टिमेट हो जाए नाइट्रोजन। क्लियर बच्चों। अब N2 तो नाइट्रोजन तो N2 फॉर्म में होता है, तो ये कितना जाएगा 1/2, ठीक है। और साथ में क्या निकल कर जाएगा यहाँ से, कॉपर। क्लियर बेटा। आपसे पूछे ये कितना मोल होगा। देखो अगर जनरल इक्वेशन हम लिखते हैं इसको C7H, इसको मान लें इसको हम कोई हाइड्रोकार्बन कंसीडर कर देते हैं, है ना, इसको हाइड्रोकार्बन कंसीडर कर देते हैं, तो C7 है तो ये बेटा 7 ही जाएगा, और ये 17 है तो ये भी 17 आएगा, 17/2 कर लो इसको। क्लियर हुआ। ठीक। अब प्रॉब्लम ये कि ये कितना यूज होगा। देखें भाई ऑप्शन देखो जरा कितना है। 7 यहाँ पर 7 to 14 और 17 यहाँ पर है ना, तो कितना हुआ है 14, और ये 17/2 है, तो ये आ गया मेरे पास में 14 और 17/2। देखते हैं 14 + 17/2 कितना बैठेगा, 14 ने 28 + 17/2 45/2, तो ये आया बेटा 45/2। मतलब इसके एक मोल के लिए कितना यूज हो रहा है, 45/2 यूज हो रहा है ना, एक मोल के लिए इतना यूज हो रहा है। तो ये कह रहा है कि इतने ग्राम के लिए, तो पहले बेटा मोल्स निकालो, इसका निकालो कि अगर ये 57.5 ग्राम्स है बेटा, टोटल इसका जो वेट आएगा वो कितना आएगा, कैलकुलेट करो। कार्बन 12 गुना 7 है ना, 7 गुना 14 17 और प्लस फिर से 14, 4 7 98 17 12 होता है ना कार्बन का, तो है ना, 12 5 60 12 6 72 12 7 84, 17 और 14 कितना है बेटा, 4 7 11 और 4 15, 1 8 और 1 9 और 1 10 10 और 1 11, 11.5 कितना आया, 11.5। कैलकुलेट करो इसको, कितना आता है, इससे इसको काटोगे तो ये आएगा करीब 11 पंजे 55 5, इसका मतलब 5 मोल्स। यस और नो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से मैंने ये कैलकुलेट किया। ओके। अब बच्चों हमें जब ये पता है कि भाई एक मोल्स के लिए कितना यूज हो रहा है 45/2, तो 5 मोल्स के लिए कितना यूज होगा, लगाइए क्या आएगा बेटा, 45/2 × 5 कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। 25 या इसको 2.5 करो ना यार, और इसको कर लो अब, कितना आएगा 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 100 और 12 112, ये लो, और एक के बाद पॉइंट, मतलब ये 11 पॉइंट, हाँ ये रहा, यहाँ हो गए पॉइंट, बस हो गया आंसर। चलो क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, एक मॉलिक्यूल्स गिवन है, इसमें ये OH गिवन है बेटा यहाँ पर, ठीक है, और ये कह रहा है कि H2SO4 डाला गया, तो बताइए यहाँ फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो मैं कहूँगा ये क्वेश्चन ना एक सेकंड में होने वाला है। कैसे, हमें ये पता जब एल्कोहल में H2SO4 डाला जाता तो एल्कीन बनता है, और एल्कीन है भी, और ये भी मुझे पता है कि मोस्ट स्टेबल बनता है, तो बस मोस्ट स्टेबल निकालो। ये हाँ स्टेबल तो है, 3 अल्फा इधर, 2 अल्फा इधर, 2 अल्फा इधर, 3 2 5 2 7 7 अल्फा। यहाँ देखो 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा, यहाँ देखो बेटा 3 अल्फा, यहाँ नहीं है, यहाँ पर 2 अल्फा, मतलब 5 अल्फा। इसमें देखो 3 अल्फा 3 अल्फा 2 अल्फा, 3 3 6 2 8 अल्फा, और एक यहाँ पर है बेटा 9 अल्फा। ठीक है, दिस इज द मोस्ट स्टेबल। हो गया आंसर। अब करना कैसे है, सिंपल, पहला स्टेप प्रोटोनेशन कराइए, प्रोटोनेशन इसका, क्योंकि ये तो एसिड है। ये लीजिए क्या बना, हो गया प्रोटोनेशन।
दूसरा स्टेप यहाँ से टूटेगा, वाटर एलिमिनेट, डिहाइड्रेशन स्टेप है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ ये है। अब मिथाइल को इधर शिफ्ट कीजिए, क्या बना, दिस इज टर्सरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल, यहाँ एक हाइड्रोजन है, इसको निकालिए और ये एच आंसर बनाइए। क्लियर हुआ। और बेटा अभी जो लास्ट क्वेश्चन था 16th क्वेश्चन, उसमें ना एक मिस्टेक थी कि 57.5 अपॉन मैंने लिखा था 11.5, वो जो मास है वो 115 है, ठीक है, और इसको जब यहाँ डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा, तो उसका जो आंसर आ रहा बेटा वो 11.2 आएगा। क्लियर है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, और ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फंसाते हैं बेटा एग्जाम में। ये कह रहा करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। देखो आपको मैं मेल्टिंग पॉइंट के 2 पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये है बेटा कि इवन नंबर कार्बन हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑड। अब सारे ऑड इवन नहीं बेटा, एक कार्बन का डिफरेंस होना चाहिए, ओनली 1 कार्बन डिफरेंस, ठीक है। दूसरा सिमेट्री, मोर सिमेट्री मोर डिफरेंस, क्लियर, और मोर मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि जितनी अच्छी सिमेट्री होगी उतना ही अच्छा पैकिंग होगा, पैकिंग इनटू ए क्रिस्टल, क्रिस्टल में पैकिंग होगा उतना ही अच्छा होगा बच्चों, ठीक है। सेम यही कंसेप्ट सिमेट्री का यहाँ भी लगता है, क्योंकि देखो अगर मैंने कहा कि मेरे पास एक पेंटेन है, ठीक है, और एक मेरे पास में है ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का मेल्टिंग पॉइंट हाई है एज कंपेयर टू पेंटेन, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई है। ध्यान रखना, बीपी तो इसका हाई है एज कंपेयर टू दिस, लेकिन एमपी इसका हाई है मेल्टिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि सिमेट्री है इसमें, और सिमेट्री है तो ये पैकिंग क्रिस्टल में मोर पैकिंग होगी इसकी, और पैकिंग की वजह से पहले तो बेटा मेल्ट ही होना है, तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। ढूंढो ऐसा, पहले में सिमेट्री नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में सॉरी, इसमें सिमेट्री है, यस, इसमें भी है, यस, उसके बाद इसमें है, यस, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है। ये एनसीईआरटी का गिवन क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी का ध्यान रखना, हेलो एल्केन्स हेलो एरेन्स चैप्टर में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये पूछ रहा आपसे कि विनाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल मुझे आप बता दीजिए। देखो बेटा आज मैं इसका किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। विनाइलिक हो, अलाइलिक हो, एरिल हो, जेम हो, विक हो, कौन सा है, देखो सारा समझा देता हूँ आज बेटा। विनाइलिक, अलाइलिक, एरिल, जेम और विक, ध्यान रखना ये अपने 5 टाइप के क्या होते हैं बेटा, हैलाइड्स होते हैं। देखो विनाइलिक क्या है कि डबल बॉन्ड से डायरेक्ट एक्स एटम अटैच हो, ठीक है, यहाँ चाहे कुछ भी हो डजेंट मैटर, बट डबल बॉन्ड से हो। अलाइलिक क्या है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन ये दो हैं, इससे नेक्स्ट ये यहाँ पर हो। एरिल क्या है बेटा, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच हो। जेम क्या है, एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन अटैच हो, लेकिन दोनों हेलोजन सेम होने चाहिए बच्चों। और विक क्या है, 2 एडजेसेंट कार्बन से दोनों हेलोजन, ये भी हेलोजन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर इस बार क्वेश्चन आया, देखो हर बार आता है क्वेश्चन, इस बार भी आया था जेई में, इस बार भी आया और अब की बार भी आएगा, अप्रैल में भी आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। क्या कह रहा है, विनाइलिक चाहिए तो डबल बॉन्ड से डायरेक्ट एक्स, डबल बॉन्ड से डायरेक्ट आंसर हो गया। तो ये क्या है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट एटम अलाइलिक, ये क्या है एरिल, ये क्या है फिर से अलाइलिक। वेरी गुड, चलो क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा बेटा क्वेश्चन, पहले एक बार स्टॉप करके कमेंट बॉक्स में आंसर और मुझे रिलेशन लिख कर दिखाइए पोटेंशियल एनर्जी और किसका, स्टेबिलिटी का। देखो क्या कह रहा है,
अरेंज द फॉलोइंग कन्फॉर्मेशन आइसोमर ऑफ एनी ब्यूटेन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों मुझे ये पता है कि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे कोई सी एनर्जी हो, ठीक है। तो आप इसमें से मोस्ट स्टेबल बता सकते हो। और हाँ, आपके लिए एक क्वेश्चन हो, आप मुझे ये बताइए किस किस फॉर्म में प्रेजेंट है ये। देखो सेम ग्रुप CH3 अपोजिट है तो ये है स्टैगर्ड, जिसको एंटी बोलते हैं, है ना। दिस इज मोस्ट स्टेबल। और अगर ये मोस्ट स्टेबल है बेटा, सबसे स्टेबल तो एनर्जी सबसे कम ढूंढो। फर्स्ट सबसे कम, सेकंड नो, सेकंड नो, दो ऑप्शन। दिस इज कौन सा, एक्लिप्स, और ये हाफ एक्लिप्स, और ये है गॉचे। ओके, हमें पता है एक्लिप्स फॉर्म सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है क्योंकि यहां पर रिपल्सन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो एक्लिप्स अगर सबसे कम स्टेबल है तो सबसे ज्यादा क्या होनी चाहिए बेटा, एनर्जी होनी चाहिए। देखो थर्ड सबसे ज्यादा एनर्जी किधर है, इसमें और इसमें ये रहा। चलो आंसर, स्टेबिलिटी सबसे पहले स्टैगर्ड, देन गॉचे, हाफ एक्लिप्स और देन एक्लिप्स। क्लियर रहेगी बात। चलो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, आसान से करेंगे इस क्वेश्चन को हम। द मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म बाय द रिएक्शन 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन, इसका मतलब बेटा ये है CHCl3। क्लोरोफॉर्म इसका नाम है, सेकेंड क्लोरोफॉर्म, ओके, विद Ag पाउडर, Ag। ओहो, कुछ याद आया बेटा, कुछ याद आया, कौन सी रिएक्शन है, NCERT की रिएक्शन है। और क्या फॉर्मेशन की, यहां से 3 क्लोरीन हट जाएंगे, दैट इज CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। याद है कुछ, मैंने ऐसे समझाया था ये कि ये बच्चों एक H है, इधर 3 क्लोरीन हमने ऐसे लगाए, और इधर भी दोबारा लिखो H को, सॉरी क्लोरीन को, और Ag डालो। कितने Ag, 6। मैंने समझाया था कि 3 क्लोरीन इधर से, 3 क्लोरीन इधर से, 3 बॉन्ड इधर टूटे, 3 बॉन्ड इधर टूटे, दैट इज एक H बचा, तीनों बॉन्ड की शेयरिंग करो अगले मॉलिक्यूल से। कौन सा मॉलिक्यूल है बेटा, एसिटाइलिन। ढूंढो जल्दी किधर है एसिटाइलिन, जल्दी ढूंढो किधर है बेटा। दिस बस हो गया, सिंपल सिंपल क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 22। क्वेश्चन नंबर 22 बेटा, मैं इस क्वेश्चन को ना मोस्ट इंपोर्टेंट बोलूंगा, बिल्कुल वेरी इंपोर्टेंट। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना कुछ ऐसा पॉइंट है जहां पर आप मिस्टेक कर सकते हो सकता है आने वाले टाइम में वो आपसे प्रोडक्ट पूछ ले, तो आपको प्रोडक्ट भी पता होना चाहिए। उसने पूछा है आपसे द नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन प्रोडक्ट ए, इस प्रोडक्ट में ए बताइए कितने कायरल कार्बन होंगे उसमें, ठीक है। देखो पहले रिएक्शन कर लेते हैं, ये यहां भी अटैक कर सकता है, और अगर यहां अटैक करेगा बेटा तो वापस से वही बनेगा, इसलिए यहां तो अटैक पॉसिबल नहीं है। तो होगा क्या, हमने नेगेटिव वाले के 2 बिहेवियर देखे थे, एक न्यूक्लियोफाइल हो सकता था और एक बेस। अब न्यूक्लियोफाइल होने से तो कोई फायदा नहीं, लेकिन बेस होने का फायदा है। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहां से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करा दूं और यहां नेगेटिव आ जाए, तो क्या ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसे जनरेट हो सकता है। ध्यान से सुनना भाई, समझे, CH2 नेगेटिव, क्लियर। अब इसका अटैक होगा यहां पर, बोलो क्लियर। और अब यहां से ये बाहर क्या बना बच्चों, कि ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा, C डबल बॉन्ड O और यहां लगा CH2, ये लो, बोलो बनेगा। हाउ मेनी कायरल सेंटर, एक तो यहां पर है बेटा और एक यहां पर है, कोई नया जनरेट हुआ ही नहीं है, नहीं हुआ तो दैट इज दो, ये रहा आंसर। चलो क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23, क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों, एसिडिटी, फिनोल की एसिडिटी पूछिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने क्या समझा रखा आपको कि +I डिक्रीज करेगा एसिडिटी को, -I इंक्रीज करेगा एसिडिटी को, यही बोल रहा हुआ ना।
प्लस आई में प्लस एम भी हो सकता है, माइनस आई के साथ माइनस एम भी। ढूंढो ये फिनॉल, यहाँ बेटा माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, दो माइनस आई है, इसका मोर माइनस आई ही है, दैट इज द आंसर, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपके सामने। बेटा एक रिएक्शन गिवन है, आपको बताना है कि मेजर प्रोडक्ट बनेगा क्या। देखो जब भी आपको मैग्नीशियम और हैलाइड दिखे, मतलब RX और Mg, ये आपका ग्रिग्नार्ड प्रिपरेशन है, RMgX। ध्यान देना, R और X के बीच में मैग्नीशियम फिट कर देना, ठीक है। अब इसका नेचर आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम का तो मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, तो ये R नेगेटिव। अब या तो ये न्यूक्लियोफाइल होगा या ये बेस होगा, वो डिपेंड करेगा कि अगले स्टेप में क्या गिवन है। अगर आपको गिवन है CO तो बन गया ये न्यूक्लियोफाइल, और आपको गिवन है अगर कहीं बेस एसिड तो ये बन गया बेस, ठीक है। तो देखो पहले स्टेप में मैं इसको बना दूंगा ग्रिग्नार्ड MgBr। क्लियर बेटा? ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, और ये सीधा यहाँ अटैक, ये ऊपर 1 2 3 मेंबर की एक रिंग बनेगी। रिंग देखो किधर है, बस हो गया आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 25। नंबर 25 बेटा एक रिएक्शन, और मैं कहूँगा ये रिएक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, क्योंकि आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इसमें होगा कैसे, ठीक है। देखो हम मैकेनिज्म के थ्रू चलते हैं, हमको कुछ नहीं पता चल रहा है यहाँ से, ठीक है। देखो ये बच्चों क्या गिवन है, यहाँ पर एल्डिहाइड गिवन है, ओके, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में तो प्रोटोनेशन हो नहीं सकता पहले, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से प्रोटोनेट हुआ तो ये टूटेगा, जो इसको स्टेबल करने के लिए कुछ है नहीं। OH अगर प्रोटोनेट हो जाए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और ये विड्रॉविंग ग्रुप है तो वो अनस्टेबल है ना। तो ये तो समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करें? क्या मैं इसको प्रोटोनेट करा लूँ सबसे पहले इस ऑक्सीजन से? अगर ये प्रोटोनेट होता है तो हमारे पास बनता है बेटा ये मॉलिक्यूल एसिड बन गया। प्लस सेकंड स्टेप में क्या डाल रहे हैं हम, ये वाला, क्योंकि इसके मुझे न्यूक्लियोफाइल ऑब्जर्व हो रहा है। कौन सा न्यूक्लियोफाइल बेटा? OH। क्या ये यहाँ डोनेट कर सकता है, और ये यहाँ से एलिमेंट ऐसे बॉन्ड टूटेगा। जैसे ये बॉन्ड टूटा तो क्या बच्चों ये OH बना, और इधर ये ऑक्सीजन लगा, इधर से ये दो ये हैं, और ये C डबल बॉन्ड OH है। बोलो बात क्लियर? अब क्या होगा, क्या ये OH फिर से यहाँ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ताकि ये इलेक्ट्रॉन खींचे वापस जाके OH बाहर, और बनेगा क्या बेटा? ध्यान से देखना, आंसर आ चुका है। ये ऑक्सीजन, इधर ये है, इधर C डबल बॉन्ड O, और इसका बॉन्ड है। देखो किधर है बेटा, पहले मॉलिक्यूल में क्या, अच्छा OH अपने पास नहीं है तो इसको हटाओ, OH कैसे आया, यहाँ ही नहीं है, दैट इज द आंसर। बोलो क्लियर? क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे करना है? बहुत आसानी से सीख सकते हैं हम, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 26। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा, देखो एक मॉलिक्यूल गिवन है 1 2 3 4 5। बेटा ये ध्यान रखना, आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि जब भी ऑर्गेनिक की रिएक्शन आए हमेशा नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लेना, ठीक है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। देखो कितने कार्बन बेटा? 5, और ये एक छठा कार्बन, ठीक है। अब ये कह रहा है NH3 डाला, हमें पता है NH3 तो न्यूक्लियोफाइल है, और सीधा अटैक कहाँ करेगा बच्चों? सीधा अटैक करने वाला है ये इस सेंटर पर, ताकि ये ऊपर वापस आके क्लोरीन बाहर जाए। क्लियर? क्या मैं इसको लिख दूं इसको ऐसा बनाओ, डबल बॉन्ड O और NH2। बोलो क्लियर? अच्छा ये कौन सी रिएक्शन है? ये हॉफमैन ब्रोमाइड है। कौन सी बेटा? हॉफमैन ब्रोमामाइड। ये क्या काम करता है? ये CO को हटा देता है और डायरेक्ट क्या लगा देता है? NH2, मतलब एक कार्बन कम हुआ। यहाँ 5 थे बेटा, 4 की चेन बनेगी, ठीक है। बाकी छोड़ो, पहले एक चेक करो। यहाँ क्लोरीन, आपको पता है डायजोनियम सॉल्ट बनाता है, बनाइए।
डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा तो ये ऐसा बनेगा N2+Cl, और हमें पता है H2 है तो इसको हटाकर OH लगाएंगे। बोलो क्लियर? ढूंढो जल्दी जल्दी ढूंढो, किधर है क्या? 4 कार्बन होना चाहिए, 1 2 3 4, मतलब 4, ये हट जाना चाहिए, तो CH2 होना चाहिए, 1 2, दैट इज द आंसर। क्लियर? 1 2 3 4, ये नहीं है बेटा, 1 2 2 3 ही रह गई, नो नो नो। क्लियर हुआ? चलो क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? कंसीडर द रिएक्शन सीक्वेंस बिलो। आपको ये एक मॉलिक्यूल है, इसका नाम है एनिसॉल। ओके, सक्सेनिक एनहाइड्राइड। अगर आपको सक्सेनिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला नहीं पता तो क्वेश्चन हाथ से गया। क्लीमेंसन रिडक्शन ये भी नहीं पता तो भी नहीं होना, आपको दोनों पॉइंट पता होने चाहिए, जब ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, चलो देखो ये एनिसॉल रहा, ठीक है, ओके, प्लस सक्सेनिक एनहाइड्राइड क्या होता है बेटा? C डबल बॉन्ड O, और यहां पर एक ऑक्सीजन रहेगा, तो मैं इसको ऐसे दिखा दूं, C डबल बॉन्ड O, इधर CH2 और इधर CH2, दिस इज द सक्सेनिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो इसमें मैंने डाला AlCl3। कौन सी रिएक्शन बेटा? फ्रैडल क्राफ्ट, है ना, असाइलेशन। रिएक्शन करें, हमें ये पता है ये +M ग्रुप है, तो ऑर्थो पैरा पर डेंसिटी इंक्रीज करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, तो पैरा से रिएक्शन होगा पहला। रिएक्शन कराइए, दैट इज अटैक। सीधा इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ खींचा, वापस डोनेट किया, तो ये अटैक वापस हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने खींच लिया। क्या हुआ भाई? प्रोडक्ट में, अच्छा आपका क्वेश्चन इसका क्या वर्क है? अगर मैं पूरे प्रोसीजर से इसको बताऊं ना तो 1 घंटा लग जाएगा। पहले स्टेप में यही होता है बेटा कि ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, सॉरी ये नहीं, ये वाला ऑक्सीजन इसको डोनेट करता है, ये वाला, तब ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। समझ में ये बात? चलो हम डायरेक्ट सीख रहे हैं चीज़ को, तो ये यहाँ पर जैसे ही आया बेटा, ये तो रिंग यहाँ से जब टूटेगा बॉन्ड ऊपर जाएगा, क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O बना बेटा, इससे क्या अटैच है? CH2, उससे क्या अटैच है? CH2, उससे क्या अटैच है? C डबल बॉन्ड, और इससे क्या है? नेगेटिव। बोलो बात समझ में आ गई? ओके, चलो नेक्स्ट इसको H दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर लगा है तो हम ये कंसीडर करते हैं कि यहाँ से एक H रिमूव हो गया। ठीक है, दैट इज, इसको H दीजिए, तो जब हम इसको H प्लस देंगे तो ये इसको लेगा, क्या बनाएगा? ये OCH3, यहाँ से डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब क्या होगा बेटा? मुझे पता है कि ये वाला जो ग्रुप लगा है, ठीक है, और ये भी लगा है, यहाँ पर +M दे रहा है, तो ये अपनी ऑर्थो पोजीशन से इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। कहाँ से करेगा? ऑर्थो पोजीशन से। ठीक है, तो ये ऑर्थो है, यहाँ से अटैक, दैट इज ऊपर, वापस आया, और OH यहाँ से बाहर, और देखो ऑर्थो और पैरा पर लगेगा। ढूंढो जल्दी ऑर्थो पैरा कहाँ लगा हुआ है। ये मेटा और ये, सॉरी ये पैरा और मेटा पर है, ये क्या है? ऑर्थो और पैरा, सॉरी मेटा नहीं होगा, ये क्या है? मेटा और ऑर्थो हो सकता है भाई, है ना? ठीक है, चलो बात करते हैं। क्या बना? ये मॉलिक्यूल बना कुछ ऐसा, OCH3, और यहाँ पर एक रिंग जनरेट, 1 2 3 4 5 6, दैट इज लाइक दिस। यहाँ डबल बॉन्ड है बच्चों, यहाँ डबल बॉन्ड है। अब मुझे पता क्लीमेंसन रिडक्शन जो होता है वो CO को किसकी प्रेजेंस में बेटा? ZnHg, इसके प्रेजेंस में HCl भी होता नीचे, क्या बना देता है? इसको CH2 बना देता है। तो इसका मतलब ये OH तो नहीं बन सकता, तो इसको हटाइए पहले तो, और इसको हटाइए, ये मैंने ऑलरेडी हटा दिया, दैट इज द आंसर। क्लियर हुआ? मैंने पहले ही बोला ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी है, लेकिन आपको समझ में आता तो आसानी से हो जाएगा। एक ट्रिक और देखिए, मुझे पता है क्लीमेंसन रिडक्शन में CO का CH2 बनता है,
तो इन दोनों को तो वैसे ही हटा दीजिए आप, अब बचे ये, ठीक है, ध्यान से सुनना। OCH3 पहले मेटा अटैक करा ही नहीं सकता, ना ऑर्थो करा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है तो पहले स्टेप में पैरा से रिएक्शन होगी, इसलिए मैंने पहले पैरा का चूज किया, देखो इसकी अकॉर्डिंग। क्लियर बात? इसलिए मैंने ऑर्थो और या मेटा को चूज नहीं किया। क्लियर हुई ये बात? चलो क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखो बच्चों, ये ओजोनोलिसिस का क्वेश्चन है। मैंने आपको बहुत पहले भी डे 3 की भी टेस्ट सीरीज में भी ऐसा ही क्वेश्चन दिया था और उसमें ये समझाया था आप लोगों को कि ओजोनोलिसिस का जब अगर आपको वो निकालना हो ना रिएक्टेंट, तो आप पहले ये प्रोडक्ट जो गिवन है इसको लिखो, इसको लिखो पहले। देखो कैसे, पहले खुद कोशिश करने, खुद सॉल्व करो इसको। सॉल्यूशन देखो क्या लिखा हुआ हो, हेक्सेनल। ओके, ये बन गया हेक्सेनल, ठीक है। ये कह रहा है 5 कीटो, 1 2 3 4 5 6, 5 कीटो, 2 पर मिथाइल और ये है हेक्सेनल। हो गया, लिख लिया बेटा। ये मैंने क्या बोला था, आप इन दोनों ऑक्सीजन को हटाइए। अगर ये अलग अलग प्रोडक्ट होते तो दोनों ऑक्सीजन को हटाकर जोड़ देते। अब क्या, इस बॉन्ड को इसके साथ जोड़ दीजिए, बस आंसर आ चुका आपका। लिखो इसको, 1 और 5 के बीच में रिंग बनी हुई है, ये लो। और बेटा 1 और 5, 1 2 3 4 5, 1 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है। देखो 1 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड। 2 पर मिथाइल है, ये लो, और 5 पर भी मिथाइल, ये लो। अब ढूंढो आंसर किधर, ये किधर है बेटा। देखो पहले में है क्या 9, दूसरे में है क्या ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। बेटा अगर मैं इसका नाम 1 दे दूँ, 1 2 3, ये 1 2 3 9, ये है क्या 9, ये है क्या 1 2 3, यस दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ? समझ में आया क्वेश्चन? चलो 29 क्वेश्चन नंबर बच्चों 29। डाइवेल H गिवन है और 2 मेरे पास में है फंक्शनल ग्रुप, एक एस्टर है और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर सिलेक्टिविटी की बात की जाए तो डाइवेल H जो होता है बेटा, डाइवेल H ये एक बल्की ग्रुप होता है, बल्की रिड्यूसिंग ग्रुप, और एक ही H नेगेटिव रेज करता है, ओनली 1 सिंगल H नेगेटिव, ठीक है, एक H नेगेटिव। तो जब अगर सिलेक्टिविटी की बात आए तो ये एस्टर को रिड्यूस करेगा, नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम अगर H नेगेटिव कंसीडर करके यहाँ अटैक करा दें तो रिंग ओपन होगी, दैट इज अल्कोहल और एल्डिहाइड, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। कहां बेटा आंसर, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ भी एल्डिहाइड लेकिन OH नहीं है, ये दोनों COH है, ये लास्ट। एक छोटा सा क्लू इस क्वेश्चन में, अगर वो यहाँ पर लिखता, यहाँ टेम्परेचर गिवन होता, क्या गिवन होता, टेम्परेचर गिवन, ठीक है, तो ये दोनों को रिड्यूस करता, इसको भी इसको भी। अगर टेम्परेचर गिवन होता तो इसका आंसर सेकंड होता बेटा। क्लियर है? लेकिन टेम्परेचर गिवन नहीं है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट है। क्लियर रहेगी बात? चलो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखो 30। क्वेश्चन नंबर 30 बेटा क्या कह रहा 30, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स बीटा C1C4। बेटा बीटा C1C4 है ना, किस में होती है पता आपको, ये लैक्टोज में होती है। अच्छा सुक्रोज में क्या होती है, सुक्रोज में होती है अल्फा C1 एंड बीटा C2, ध्यान रखनी है बात। लैक्टोज में क्या क्या होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। गैलेक्टोज का C1 और ग्लूकोज का C4, ये भी ध्यान रखना है। इसमें C1 जो होता है वो ग्लूकोज और C2 जो होता है बेटा वो फ्रक्टोज, ध्यान रखना है। माल्टोज में अल्फा होता है C1 और C4 और बोथ आर ग्लूकोज, ठीक।
अमाइलोज जो होता है ये एक ब्रांच चेन होता है। कैसा होता है? ब्रांच चेन। लेकिन इसमें अल्फा लिंकेज होती है C1, C4 और C6, तीनों लिंकेज होती हैं। क्लियर है बात? चलो, ये बेटा अपने मोस्ट एक्सपेक्टेड 30 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और जेईई नीट सीईटी दोनों तीनों बैच के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो अगर आपने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए और आपके 25 या 27 एक्सपेक्टेड मोर क्वेश्चंस आर करेक्ट, तो समझो आपकी तैयारी बेटर है, प्रिपरेशन आपकी बेटर से बेटर है। और अगर किसी के 30 हो गए, उसको तो कोई रोकने वाला नहीं बेटा। वो पूरे केमिस्ट्री में 100 से 100 जेईई, 180 से 180 नीट में लेकर आने वाला है, कोई नहीं रोकेगा उसको। ठीक है, फिर मिलेंगे आपको डे 5th टेस्ट सीरीज के साथ कल। तब तक के लिए इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।